Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 9 को स्टडी किया। इसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कि इसमें एक कस्टर्ड है जो कि ड्रैगन है, जिसका नाम कस्टर्ड बेलिंडा नाम की उनके जो मालकिन है उसने रखा है। उसकी ये कहानी है। इसमें यह होता है कि एक छोटा सा वाइट कलर का एक घर है जिसमें एक बेलिंडा नाम की एक महिला रहती है। उसके पास 4 प्रकार के जानवर हैं, जिसके अंदर एक ड्रैगन होता है, एक किटन होता है, एक डॉग होता है और एक माउस होते हैं। तो जो ये पोएम है यह हमें एक कहानी के बारे में बताती है। तो जो पोएम हमें किसी कहानी के बारे में बताती है कि वह पोएम ना होकर के एक प्रकार का बैलेड हो जाता है। तो जो ये पोएम है यह एक बैलेड है। और आज की इस क्लास में इसी पोएम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सीरीज आपके सामने अब स्टार्ट करने वाले हैं और ये देखेंगे कि इस पोएम में जुड़े हुए जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप उनके आंसर कैसे देंगे। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुनेंगे और एक एक चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि जितने भी पॉइंट, जितने भी चैप्टर, जितने भी पोएम्स आपको समझाई गई हैं, अगर आप उन सभी चैप्टर्स को, उन पोएम को, उन क्वेश्चन आंसर को बड़े ध्यान से सुनते हैं और एक एक लाइन पर विचार करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो जुड़िए हमारे इस कोशिश से और औरों को भी जोड़िए ताकि हमारे इस कोशिश का लाभ औरों को भी मिल सके। तो आइए आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो जो इस पोएम का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, यानी कि इस कविता में कौन कौन से पात्र हैं, यानी कि जितने भी पात्र इस कविता में पूछे गए हैं, बताए गए हैं, वे कौन कौन हैं। लिस्ट देम, आप उनकी सूची बनाइए विद देयर पेट नेम, उनके पालतू नामों के साथ। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि 1 ह्यूमन एंड 4 एनिमल्स आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में एक मनुष्य है और उसके पास 4 प्रकार के जो जानवर हैं, यानी कि सबको मिलाकर के 5 पात्र हैं इस कविता में। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले है बेलिंडा, जो कि एक लड़की है जो कि उन जानवरों की एक मालकिन है जो कि एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। दूसरा है कस्टर्ड, जो कि एक ड्रैगन है, उसका नाम उसने कस्टर्ड रखा हुआ है। तीसरा है द किटन, यानी कि एक बिल्ली का बच्चा है जो कि काले रंग का है, जिसका नाम उसने इंक रखा हुआ है। और उसके पास एक छोटा सा चूहा भी है जो कि ग्रे कलर का है, जिसका नाम उसने ब्लिंक रखा हुआ है। और 5वां कैरेक्टर है इसमें मस्टर्ड, जो कि एक कुत्ता है जिसका नाम उसने मस्टर्ड रखा है क्योंकि वो सरसों की तरह चमकने वाले कुत्ता हैं। नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया कि वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज, यानी कि जो इसमें कस्टर्ड होता है, यानी कि जो ड्रैगन होता है, वो हमेशा एक अच्छे और सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों रोता रहता था। आगे इसमें आपसे पूछा गया है कि वाई इज़ द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और जो वो ड्रैगन होता है वह एक कायर और डरपोक ड्रैगन क्यों कहलाता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, यानी कि जो कस्टर्ड है, यानी कि जो ड्रैगन है, वह एक अच्छे और सुरक्षित पिंजरे के बारे में, यानी कि पिंजरे के लिए रोता रहता था क्योंकि बिकॉज ही थॉट, वह सोचता था, बिकॉज ही थॉट दैट द हाउस इन विच दे लिव्ड वॉज अनसेफ, यानी कि वह सोचता था कि जिस घर में वे सब रहते हैं वह घर पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। द ड्रैगन इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, और जो वो ड्रैगन था वह एक डरपोक और एक कायर ड्रैगन इसलिए कहलाता है बिकॉज ही ऑलवेज क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केस, क्योंकि वो हमेशा एक सुरक्षित और सुंदर पिंजरे के लिए रोता रहता है। तो इसी वजह से वह एक कायर और डरपोक ड्रैगन कहलाता है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके सामने एक स्टेंजा से ली गई एक लाइन है जिसमें लिखा है कि बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल वाई, यानी कि जो बेलिंडा के पास जो उसका ड्रैगन होता है वह उसको गुदगुदाती थी और उसको बहुत ही निर्दयता से गुदगुदाती थी, लेकिन ऐसा क्यों। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि बेलिंडा डिड सो, कि बेलिंडा ऐसा इसलिए करती थी, यानी कि बेलिंडा उसको गुदगुदाती थी क्योंकि इट वॉज देयर पास टाइम, क्योंकि यह उसका हंसी खेल का समय था। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और जो वे सभी थे वे अपनी लाल रंग की जो उनकी गाड़ी थी उसमें बैठते थे और खूब हंसते थे। बट लेकिन द ड्रैगन यूज टू क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो ड्रैगन था वो हमेशा एक अच्छे और सुरक्षित पिंजरे के लिए हमेशा रोया करता था। सो इसलिए बेलिंडा टिकल्ड द ड्रैगन अनमर्सीफुली,
इसलिए जो बेलिंडा थी वह उसको गुदगुदाया करती थी, एक निर्दयता के तरीके से उसको गुदगुदी किया करती थी ताकि वह भी औरों की तरह नॉर्मल रह सके। अब हम लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया कि द पोएट हैज़ एम्प्लॉयड मैनी पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम, यानी जो इस कविता के जो पोएट है उन्होंने अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं को एक काव्यात्मक तरीके से अपनी कविता में प्रयोग किया गया है। जिस वस्तु को अपने काव्यात्मक तरीके से अपनी कविता में प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पोएटिक डिवाइस, यानी कि काव्यात्मक विधाएं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपके सामने एक लाइन इसमें दी गई है जिसमें आप इस बात को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें लिखा है कि क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन, यानी कि जब उनके घर में जो समुद्री डाकू जो पायरेट है वो खिड़की की सहायता से उनके घर में उनको नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच गया था, तो यहाँ पर जो उनका ड्रैगन है वो अपनी पूंछ को झड़कते हुए कुछ इस तरीके से उसका विरोध करता है कि जैसे कि उनकी जो पूंछ है वो भूमिगत जो जेल खाना तो उसकी जो सलाखें हैं उस तरीके से वो अपनी पूंछ को झड़कता हुआ उसका विरोध करता है। और आगे इस क्वेश्चन में लिखा है कि द पोएटिक डिवाइस हेयर इज अ सिमिली, यानी कि जो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है इसमें बताया गया कि जो उसकी पूंछ है वो भूमिगत जो कैद खाना है उसकी सलाखों के तरीके से वो अपनी पूंछ को झड़कता है। तो इसमें बताया गया कि जो उसकी पूंछ है वो लोहे की सलाखों की तरह यहाँ पर कवि ने लिखने की कोशिश की है। तो ऐसी जो उपमा दी जाती है यहाँ पर जो सिमिल यानी कि उपमा अलंकार के बारे में इसमें बताया गया है, यानी कि जब भी कवि कुछ ऐसा लिखता है कि किसी वस्तु की तुलना वो किसी दूसरी वस्तु से करता है, यानी कि दूसरी वस्तु के जैसा उसको बताने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं उपमा अलंकार, जो कि इंग्लिश में यहाँ पर कहलाता है सिमिली। और आगे इसमें आपसे पूछा गया है कि कैन यू विद योर पार्टनर लिस्ट सम मोर सच पोएटिक डिवाइसेस, क्या आप अपने किसी साथी के साथ इस प्रकार के जो उपमाएं इसमें दी गई हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से जो एक वस्तु को काव्यात्मक तरीके से अपनी पोएम में लिखा हुआ है, तो क्या आप ऐसे कुछ और भी ऐसे उदाहरण की एक सूची बना सकते हैं यूज्ड इन द पोएम, जो कि इस कविता में प्रयोग की गई है। हियर आर सम मोर पोएटिक डिवाइसेस, तो आप इसका आंसर में लिखते हैं कि इस कविता में और भी अन्य पोएटिक डिवाइसेस यानी कि काव्यात्मक विधाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्लिंक चेस्ट लोयंस डाउन द स्टेयर्स, यानी कि इसमें एक स्टेंजा में ये बताया गया कि जो ब्लिंक नाम का जो चूहा है वह शेर का पीछा करते हुए सीढ़ियों तक आ जाता था। तो इसमें यानी कि जो ये चीज़ें ये अतिशयोक्ति अलंकार से सुसज्जित की गई हैं, यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके जब लिखा जाता है तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्क्रेशन, यानी कि जो चीज़ नहीं भी होती उसको बढ़ा चढ़ा करके, यानी कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात के तौर पर इस पर लिखा गया कि जो चूहा था वो शेर का पीछा करता वो सीढ़ियों तक आ जाता था। उसके दूसरे पॉइंट में आप इसमें लिखते हैं कि द एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, और जो इसमें सटायर यानी कि जो इसमें एक व्यंग्य दर्शाते हुए इसमें कहते हैं कि जब जो ड्रैगन था उसने पायरेट को मार करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको वो खा गया, और उसके बाद जो वो कुत्ता है और जो वो बिल्ली है और जो बाकी जो चूहा हैं वे सब अपनी अपनी बहादुरी के किस्से कह रहे थे कि अगर हम भाग नहीं जाते, अगर घबरा मैं नहीं जाता तो मैं इस ड्रैगन से कहीं ज़्यादा बहादुर होता। तो इसमें जो ड्रैगन कहता है कि जी हाँ बिल्कुल सभी मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं, तो यहाँ पर इसमें पूरा व्यंग्यात्मक तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 3 में आप इसमें लिखते हैं कि वी हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेवर, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर बताते हुए विरोधाभास बताते हुए तो इसमें कहते हैं कि हम 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते कि अगर हम वहाँ से नहीं भागते, यानी कि उसमें जो वो बिल्ली है यानी कि जो बिल्ली का जो बच्चा है और जो वो चूहा है वे दोनों कहते हैं कि अगर हम यहाँ से भाग नहीं जाते तो हम इनसे कहीं 3 गुना ज़्यादा बहादुर होते। आगे आप इसमें लिखते हैं कि बट अब जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए यानी कि जब जो वो ड्रैगन है वह ऊपर से कूदा, यानी कि उस पायरेट्स पर हमला करने के लिए उसका विरोध करने के लिए ऊपर से कूदा, तो कहते हैं कि जिस तरीके से एक इंजन फकफकाने की आवाज़ करता है तो वह अपनी नाक को फकफकाते हुए ऊपर से कूदा, यानी कि गुस्से में ऊपर से जब वो नीचे कूदा उस पायरेट का विरोध करने के लिए, तो उसके लिए लिखा है कि बट जब कस्टर्ड यानी कि जो कस्टर्ड है जो ड्रैगन है वो ऊपर से कूदा स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे कि एक इंजन फकफकाता उस जैसी आवाज़ करते हुए, तो ये सिमिली है यानी कि उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि रीड द 3 स्टेंजा अगेन, यानी कि जो इस कविता का जो तीसरा स्टेंजा है आप उसको दोबारा पढ़े टू नो, यह जानने के लिए हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन, कि यहाँ पर जो कवि है
वह उस ड्रैगन की उपस्थिति को किस तरीके से वर्णित करते हैं, यानी कि उसके बारे में किस तरीके से वर्णन करता है। तो इसके आप आंसर में लिखते हैं कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कि जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड रखा हुआ है, हैज़ बिग शार्प टीथ, कि उसके बड़े बड़े लंबे लंबे दांत हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपरी सिरे पर हैज स्पाइक्स, लंबे लंबे कांटे हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और जो उसकी निचली त्वचा है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है। इट्स माउथ एमिट्स फायर लाइक अ फायर प्लेस, और जो इसका मुंह है उसको फायर प्लेस के रूप में दर्शाया गया, यानी कि उसका जो मुंह है वो अंगीठी यानी कि भट्टी की तरह पूरा गर्म है। स्मोक कम्स आउट ऑफ नोज एज इट फ्रॉम ए चिमनी, और जो उसकी नाक है उसकी नाक से धुआं इस तरीके से बाहर निकलता है जिस तरीके से एक चिमनी में से धुआं बाहर निकलता है। इट हैज़ शार्प एज्ड लाइक डेगर ऑन इट्स टो, और उसके अगर हम पैरों की बात करते हैं, जो पैरों का जो उसमें किनारा बना हुआ है, तो उसके जो किनारे इतने शार्प यानी कि इतने तेज़ तरीके के उसके पंजे हैं, जैसे कि उनके पंजों पर कोई खंजर यानी कि कुछ चाकूनुमा चीज़ें लगी हुई है। तो इस तरीके से जो कवि है उसने ड्रैगन का पूर्ण रूप से यहाँ पर एक वर्णन किया है कि इसके लंबे लंबे दांत हैं, और जो इसका ऊपरी सिरा है ऊपरी सिरे पर इसके लंबे लंबे कांटे हैं, और जो इसकी निचली त्वचा है वो पूरी सख्त है, कड़क है, और इसका मुंह है वो बिल्कुल भट्टी के जैसा चूल्हे की तरह गर्म है, और जो उसकी नाक है वो चिमनी की तरह जिसमें से धुआं निकलता रहता है, यानी कि जब वो फकफकाता है तो बिल्कुल चिमनी की तरह उसके नाक से धुएँ निकलते हैं। और जो इसके पैर हैं उसके पैरों का जो किनारा है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वहाँ पर चाकू छुरी जैसे उसके किनारे बने हुए हैं। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टेंजास ऑफ द पोएम। फ्री है तो क्या आप उसके राइम स्कीम का पता लगा सकते हैं, यानी कि उसका जो तुकांत जो इसके सुर लय ताल है जिस पैटर्न पर ये कविता लिखी गई है, तो क्या आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट 3 स्टेंजास, इस कविता के अंतिम जो 3 जो स्टेंजा हैं उसकी राइम स्कीम यानी कि जो तुकांत योजना वो कुछ इस प्रकार है, जो कि 13, 14, 15 जो स्टेंजा के अंदर बताई गई है। तो इसमें जो स्टेंजा नंबर 13 है उसकी राइम स्कीम बताई गई है A, B, B and C, और जो स्टेंजा नंबर 14 है उसकी जो तुकांत योजना है वो ये है A and B, और जो स्टेंजा नंबर 15 है उसकी तुकांत योजना है A and B। ये कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिसमें एक कविता लिखी जाती है और उसको सुर लय ताल में संबद्ध करते हुए यानी कि उसमें जोड़ते हुए सारी जो कविताएं इस तरीके से लिखी जाती है। यानी कि जो ये तुकांत योजना यानी कि जो राइम पैटर्न कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि आप इसमें देखते हैं AA, BB, CC, फिर आप देखते हैं कि AA, BB, फिर आप देखते हैं AA, BB। तो ये कुछ इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं जिस पैटर्न पर कविताएं लिखी जाती है, और इसी वजह से उसमें राइम एंड रिदम आपके सामने आती है, जिसको हम कहते हैं कि सुर लय ताल में किसी कविता को गाना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राइटर्स यूज वर्ड्स, यानी कि जो लेखक होते हैं वो शब्दों का प्रयोग करते हैं टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज, हमें कोई चित्र या फिर आकृति को समझाते हुए वे हमेशा शब्दों का प्रयोग करते हैं विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन, जो भी उनका वास्तविक जो अभिप्राय होता है उसको कहे बिना ही वे उसी बात को अपने शब्दों में अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं, और उन शब्दों के द्वारा हमारे सामने कोई आकृति या फिर कोई चित्र को बनाने की कोशिश करते हैं। आगे आपसे में पूछा गया है कि कैन यू ट्रेस सम इमेजेस, क्या आप कुछ ऐसे ही चित्रों का या फिर आकृतियों का पता लगा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं यूज्ड इन द पोएम, जो कि आपके इस कविता में प्रयोग किए गए हो। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, वी कैन फाइंड सच टाइप ऑफ इमेजरी इन दिस पोएम। जी हाँ, हम इस कविता में इस प्रकार के चित्रों को ढूंढ सकते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के तीसरे स्टेंजा में वी हैव डेलिनेशन ऑफ द ड्रैगन, कि हमें जो ड्रैगन है उसका एक भौतिकी रूप देखने को मिलता है। सिमिलरली, और इसी तरीके से समान रूप से इन द 8th स्टेंजा, और इस कविता के 8वें स्टेंजा में देयर इज डेपिक्शन ऑफ द पायरेट, और इसी तरीके से जो वो समुद्री डाकू है उसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ड्रैगन के डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो आप इसमें लिखते हैं कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग टीथ, यानी कि जो कस्टर्ड है जो ड्रैगन है यानी कि जिसका नाम कस्टर्ड पेलिंडा ने रखा है उसके बड़े बड़े दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर लंबे लंबे कांटे थे। एंड
स्केल्स अंडरनीथ, और जो उसकी नीचे वाली जो त्वचा थी वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थी, कठोर थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज एंड ट्रूलियर डैगर्स ऑन हिज टोज। तो ड्रैगन के बारे में और भी ज़्यादा वर्णन बताते हुए ये जो कवि है वो लिखते हैं कि जो उसका माउथ था यानी जो उसका मुंह था वो भट्टी और चोले की तरह गर्म था, और जो उसकी नाक थी वो चिमनी की तरह थी जो कि हमेशा फकफकाते रहती थी जिसमें से धुआं निकलता था। एंड ट्रूलियर, और सचमुच में और सच्चे तरीके से उसके जो पैर थे, उसके पैरों के जो नुकीले जो किनारे थे वो मानो ऐसे लगता था कि जैसे कि वहाँ पर खंजर और कटारें लगी हुई है, यानी कि वो डैगर्स की तरह उसके पैरों के पंजे थे। अब अगर हम इसमें पायरेट यानी कि जो समुद्री डाकू था उसके डिस्क्रिप्शंस यानी कि उसके वर्णन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो कवि हैं वो लिखते हैं, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड वन लेग वॉज वुड, इट वॉज वेरी क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। तो इसमें उस समुद्री डाकू के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी, यानी कि उसके दोनों हाथों में बंदूकें थी, और जो उसने अपने दांतों में एक तलवार नुमा जो कटार थी वो उसको दबाए हुए थी जो कि चमकीली कटार थी। ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, यानी कि कटलेस ब्राइट एक चमकीली तलवार यानी कि कटार जैसा कुछ होता है जो कि उसने अपने दांतों के बीच में दबाया हुआ था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और जो उसकी दाढ़ी थी वो काले रंग की थी, एंड लेग वॉज वुड, और जो उसका पैर तो बिल्कुल लकड़ी के जैसा था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और इससे पता चलता था कि जो वो समुद्री डाकू था वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, उसके इरादे अच्छे नहीं थे, वो बहुत ही खराब व्यक्ति था। यानी कि इससे बात स्पष्ट होती है कि इस कविता में जो कवि है उसने जो पोएटिक डिवाइसेस है उनको बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रयोग किया है, जिससे कि वो ड्रैगन का जो वर्णन है और जो समुद्री डाकू उसका वर्णन खूब अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रकट कर सके। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया कि डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी ए सीरियस और ए लाइट हार्टेड पोएम। कि जो ये कविता है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, क्या ये कविता सीरियस है, क्या ये गंभीर कविता है, और अ लाइट हार्टेड पोएम, या फिर ये एक मनोरंजन मात्र एक कविता है। गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर, अपने उत्तर को समर्थन देने के लिए कारण लिखें। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि आई फाइंड दिस पोएम इज़ लाइट हार्टेड वन, यानी कि मेरे हिसाब से जो ये कविता है यह एक लाइट हार्टेड कविता है, यानी कि यह एक मनोरंजक कविता है, यह कोई सीरियस कविता नहीं है, न कि कोई गंभीर कविता है। द फॉलोइंग रीजन सपोर्टेड, जो ये आंसर है इसके समर्थन में कुछ रीजन्स आपके लिए दिए गए जो कि निम्नलिखित हैं। तो जो पहला रीज़न वो ये है कि देयर नेम्स आर राइमिंग वंस, यानी कि जो जितने भी पात्र इस कविता में उनके जो नाम हैं वो बिल्कुल काव्यात्मक है, जैसे कि इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, मस्टर्ड, जैसे कि इस कविता की जो सुर लय ताल है उसी से मैच करते हुए उन पात्रों के नाम रखे गए हैं, तो ये कोई गंभीर बात नहीं है। दूसरा कारण इसका यह है कि देयर ह्यूमरस इमेजेस ऑफ ब्रेवरी, और जो उनकी बहादुरी के जो चित्रण किया गया है वो बहुत ही हास्यपूर्ण है, यानी कि उनकी बहादुरी भी किसी हंसी से कम नहीं है। जैसे कि इसमें कहते हैं कि इंक एंड ब्लिंक चेज द लॉयन, यानी कि जो बिल्ली का बच्चा है और जो चूहा है वह शेर का पीछा करते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर ये उनकी जो इमेज है, जो बहादुरी के जिसमें चित्रण करने की कोशिश की है वह भी हास्यपूर्ण है। और इसका तीसरा कारण यह है कि द थर्ड पॉइंट इज दैट ड्रैगन हैज़ फियरसम बॉडी, जो ड्रैगन है उसका एक भयंकर शरीर है, यानी कि उसका एक भयानक शरीर है एवं लेकिन इतना होने के बाद भी ही स्पीक्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, फिर भी इतना भयानक होने के बाद भी वह एक अच्छा और सुरक्षित पिंजरा के लिए हमेशा वो रोता रहता है। और इसका चौथा कारण यह है कि कावर्ड ड्रैगन इमर्जेज द ब्रेवेस्ट, और जो वह इतना डरपोक जो ड्रैगन है उसके अंदर पूरी तरीके से बहादुरी कोट कोट करके भरी हुई है, यह भी एक किसी हंसी से कम नहीं है। बेलिंडा स्टिल लिव्स विद फॉल्स फ्रेंड, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि समुद्री डाकू उनके घर में आ जाता है और जो कावड़ जो ड्रैगन है यानी कि जो डरपोक और जो भीरू यानी कि जो कायर जो उनका ड्रैगन है वह पूरी बहादुरी से उसका सामना करता है और उसको मार करके ख़त्म कर देता है, उसका अंत कर देता है। बेलिंडा स्टिल लीव्स विद फॉल्स फ्रेंड, और जो उसके बाकी के जो जानवर हैं वैसे खतरे में भाग जाते हैं। तो इतना होने के बाद भी बेलिंडा अभी भी उसी घर में अपने
जो झूठे फ्रेंड्स हैं यानी कि जो झूठे मित्र हैं उनके साथ अभी भी उस घर के अंदर रहती है। तो जो ये पूरी कविता है ये कोई गंभीर कविता नहीं है, यह एक लाइट वेटेड कविता यानी कि लाइट हार्टेड कविता है जो कि एक मनोरंजक कविता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपसे पूछा गया है कि दिस पोएम इन बैलेड फॉर्म टेल्स ए स्टोरी। जो ये पोएम है जो कि बैलेड के रूप में लिखी हुई है जो कि हमें एक कहानी समझाती है, किसी कहानी के बारे में बताती है। हैव यू कम अक्रॉस एनी सच मॉडर्न सॉन्ग और लिरिक। क्या आपके सामने कोई इस तरीके का कोई सॉन्ग या फिर कोई लिरिक यानी कि किसी धुन के बारे में आप परिचित हुए हैं दैट टेल्स ए स्टोरी जो कि आपको एक कहानी के बारे में बताए। इफ़ यू नो वन, अगर आप किसी ऐसे गीत के बारे में जानते हैं जो कि आपको कोई कहानी समझाता है, टेल इट टू द क्लास, तो ये आप अपनी क्लास में जा कर के सुनाइए। कलेक्ट सच सॉन्ग एज ए प्रोजेक्ट, और एक प्रोजेक्ट के रूप में आप इसी तरीके के गीत संगीत को एकत्रित किए जाने की उनको इकट्ठा कीजिए। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि जो ये आपकी जो एक्टिविटीज़ है यह आपको खुद करनी है यानी कि खुद ही ऐसे गीतों का पता लगाना है जो कि आपको किसी कहानी के बारे में बताइए। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके इस पोएम से जुड़े हुए हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज की इस क्लास में आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 9 के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया। हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश की। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को सीखने और समझने की कोशिश की होगी और साथ साथ उनको सीखते समझते हुए अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।